नमस्कार दोस्तों, आज हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की बारे में जानकारी लेंगे। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में आपकी जो वेंस रहती है, डीप वेंस पैरों में, हाथों में, इनमें क्लॉट हो जाते हैं और इसकी वजह से जो है पैरों में सूजन आती है या हाथों में सूजन आती है, उसमें दर्द होता है। तो ये जो समस्या है ये इमरजेंसी है। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए और इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो इसमें से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे ये क्लॉट वहाँ से निकल के आपके लंग्स में जा सकता है, इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है और इससे जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा आगे चल के जो है पैरों की समस्या होती है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। इसमें पैरों में सूजन रहती है, हमेशा दर्द बना रहता है, पैरों में अल्सर बनते हैं, खुजली आती है, पैर काले पड़ते हैं। अगर हम समय पर डीवीटी का इलाज करेंगे तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये होने का खतरा कम हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे डीवीटी के कारण क्या है, ये किन लोगों को ज़्यादा होती है, इसका निदान कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए और हमारे लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये होने की समस्या कम रहे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड वेनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है। तो जो डीप वेंस रहती है बॉडी में, उसमें अगर क्लॉट हो जाता है तो इसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। खास करके पैरों की या हाथों की जो नसें हैं, वेंस है, उसमें थ्रोम्बस होते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट्स होते हैं। और इसी जो खून के थक्के हैं ये वेन में जमा होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड है पैरों से, हाथों से, ये हमारे दिल की तरफ नहीं जा पाता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन आती है, दर्द होता है। तो इसी कंडीशन को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ये डीप वेंस में पाया जाता है और ज़्यादातर ये पैरों में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे डीवीटी किन कारणों से होता है। तो दोस्तों, जो भी कारण की वजह से आपके पैर में जो वेंस है उसमें से अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं चल रहा है तो इसकी वजह से उसमें क्लॉट हो जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं और इसकी वजह से डीवीटी हो जाता है। खास करके जिन लोगों का जॉब सिटिंग है, मतलब दिन भर बैठ के काम करना पड़ता है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों में ये पाया जाता है। ज़्यादातर ये 60 साल के ऊपर के लोगों को होता है। इससे कम उम्र के लोगों को भी ये हो सकता है। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी रहती है, महिलाएं गरोदर रहती है तो उनमें ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे का वेट रहता है इसकी वजह से जो पेट में वेन रहती है, इंफीरियर वेना कावा, इस पर प्रेशर बनता है। उसकी वजह से पैरों से जो ब्लड जाता है दिल की तरफ वापस, वो अच्छे से जा नहीं पाता है और पैरों की जो वेन्स है उसमें क्लॉट जमा होते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके वजह से भी ब्लड कोआगुलेशन की दिक्कत रहती है और उनमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगर आप ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से, या आप कार चला रहे हैं कंटिन्यूस, तो ऐसी वजह से क्या होगा कि एक पोजीशन में आप ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे। इसकी वजह से पैरों के वेंस में जो है क्लॉट्स तैयार होते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से भी डीवीटी हो जाता है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स रहते हैं, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में लंबे दौर तक एडमिट रहते हैं, उनकी बड़ी सर्जरीज होती है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, या ट्रॉमा के पेशेंट्स है, बेड रिडन पेशेंट्स है, या जो लोग चल नहीं पाते हैं, बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करते हैं, तो उन लोगों में भी जो है पैरों की नसों में गांठें बनती है और ये जो क्लॉट्स है इसी की वजह से डीवीटी हो जाता है। इसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वाली महिलाओं में भी ये देखा जाता है। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री रहती है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में, घर में अगर मम्मी पापा को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डीवीटी है तो ये आपको होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों में भी जो है डीवीटी पाया जाता है। जिन लोगों को कैंसर की दिक्कत है तो खून कैंसर पेशेंट्स में भी डीवीटी की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे क्रॉन्स डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये दिक्कत रहती है, उन पेशेंट्स में भी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों, आसान शब्दों में ये जो डीवीटी है ये वेंस में होता है। अगर वेन में सूजन आए, वहाँ कुछ ट्रॉमा हो जाए, या जैसे एक्सीडेंट होने के बाद पैरों में इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वेन को मार लगता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड व क्लॉट होता है, ब्लड का स्टैसिस होता है और क्लॉट बनता है। तो इसकी वजह से भी डीवीटी हो सकता है। तो डीवीटी के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल आप एक्टिव रखेंगे तो ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डीवीटी के मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो डीवीटी के मेन कॉम्प्लिकेशंस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। अगर पैरों के वेंस में क्लॉट जमा हो जाते हैं, खून के थक्के जमा हो जाते हैं,
तो ये जो थक्के है, ये क्लॉट है, ये टूटकर उसका जो पार्ट है पैरों से होके ये आपके पल्मोनरी वेसल्स में जा सकता है, मतलब लंग्स को जो सप्लाई करने वाली वेसल्स रहती है उसमें जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एकदम जो है चक्कर आने लगता है, छाती में दर्द होता है, सांस फूल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो है पेशेंट को एकदम धड़कन तेज़ हो जाती है, खांसी आने लगती है, बलगम में से खूस निकलता है। अगर डीवीटी है और ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और डीवीटी में यही ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 10 में से 1 पेशेंट में डीवीटी के ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसकी वजह से इसकी समय पे ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है डीवीटी में वो है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, मतलब पेशेंट ठीक होने के बाद जो है पैरों की जो वेंस रहती है उसमें जो क्लॉट है पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं, मतलब कुछ परसेंटेज में ब्लॉकेजेस रहते हैं और उसकी वजह से पैरों का जो सर्कुलेशन है ये पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। और जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है पैरों में जमा रहता है, इसकी वजह से पैरों में खुजली आना, धीरे धीरे सूजन आना, एक्जिमा हो जाता है, जो चमड़ी है पैर की काली पड़ जाती है। उसके बाद जो है अल्सर बन जाते हैं, और अल्सर इतने ख़राब दिखते हैं, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल अल्सर के पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो ये पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम जो समस्या है काफ़ी क्रॉनिक रहती है, काफ़ी सारे पेशेंट्स इससे परेशान रहते हैं। दोस्तों इस पेशेंट के अगर पैर को हाथ लगाए हम तो एकदम लकड़ी जैसे लगता है, मतलब इतना हार्ड हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाती है, लेदरी हो जाती है, पैर हार्ड हो जाता है। और दोस्तों इसी की वजह से ये जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है इसका इलाज समय पे करना चाहिए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो अभी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। तो इसमें क्या लक्षण है ये देखा जाता है। तो ये जो पेशेंट है इनमें लक्षण रहते हैं कि पैर में दर्द होता है, खास करके जो पिंडलिया है, काफ मसल्स है, वहाँ ज़्यादा दर्द रहता है। इन पेशेंट्स के पैरों में काफ़ी सूजन रहती है। तो ये खास करके यूनिलैटरल होता है ज़्यादातर लोगों में, मतलब एक पैर में ही होता है, और कुछ कुछ लोगों में ये दोनों पैरों में भी देखा जाता है। तो जो भी पैर अफेक्टेड है उसमें काफ़ी सूजन रहेगी। अगर ऐसे पेशेंट के पैरों को हम हाथ लगाएंगे तो ये गर्म लगता है। तो ये जो लक्षण अगर प्रेजेंट है तो इसके बाद इस पेशेंट की कुछ ब्लड टेस्ट की जाती है, जैसे एक डी डायमर टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट। डी डायमर अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो नसें हैं बॉडी में उसमें क्लॉट्स है। इसके बाद कलर डॉपलर किया जाता है पैरों का, वेनस कलर डॉपलर। इसमें एक प्रोब रहता है ट्रांसड्यूसर, और इससे जो पूरी पैरों की वेंस है उसमें देखा जाता है कि कौन सी जगह पे क्लॉट है, कितना परसेंटेज है, कितना ब्लॉकेजेस हुआ है। जो क्लॉट्स है सिर्फ पैरों के वेंस में है या ऊपर तक गए हैं, जैसे आइलैक वेंस हो गए, फिमोरल वेंस हो गए, इसमें तो भी एक क्लॉट नहीं है, क्योंकि हमारा जो नी जॉइंट है इसके नीचे अगर क्लॉट्स है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा कम रहता है। अगर ये जो क्लॉट नी जॉइंट के ऊपर है, मतलब आइलियोफिमोरल डीवीटी है, तो ये क्लॉट वहाँ से लंग्स में जाने का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो पॉप्लिटियल डीवीटी अगर रहता है, मतलब नी जॉइंट के नीचे जो हमारी वेंस है उसमें रहता है, तो उसमें जो खतरा रहता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का ये कम रहता है, और ऐसे पेशेंट जल्दी कवर हो जाते हैं। और जो पेशेंट्स को आइलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस रहता है इनमें कवर होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा जो दूसरी टेस्ट करते हैं, वेनोग्राफी करते हैं, इसमें डाया डाला जाता है और वेंस की क्या पोजीशन है, कहाँ क्लॉट है और कितने सेगमेंट में है, ये सब देखा जाता है। दोस्तों आजकल एमआरआई एंजियोग्राफी भी की जाती है। एमआरआई एंजियोग्राफी में है जो क्लियर कट पिक्चर दिखता है, खास करके जो एब्डोमेन में वेंस है वो भी इसमें अच्छे से दिख जाती है। कोई वेंस में क्लॉट है क्या, जो इंफीरियर वेना कवा है उसमें कुछ क्लॉट्स है क्या, पैरों के वेंस में कुछ क्लॉट्स है क्या, ये एकदम क्लियरली दिखाई देता है। तो हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं कि इनमें कौन सी टेस्ट करनी है। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट आते हैं और हर जगह से पेशेंट आते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स का हमने अच्छे से इलाज किया है। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का डायग्नोसिस होने के बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में हमें ध्यान देना है कि ये जो पैरों के वेंस में क्लॉट बना है ये और बढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ध्यान देनी है कि ये क्लॉट वहाँ से टूटकर जो है लंग्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि डीवीटी का पेशेंट ठीक होने के बाद इनमें ये दोबारा हो सकता है, रिकरेंट डीवीटी हो सकता है, तो इसको भी हमें नियंत्रण में लेना है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है काफ़ी मेटिकुलसली करनी पड़ती है। इसमें ये देखा जाता है कि ब्लड क्लॉट्स कौन सी वेंस में है, कितना है, और उससे ये ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। अगर ये कम परसेंटेज में है, कम वेंस में है, तो इसमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। ब्लड थिनर्स क्या करते हैं, जो खून का थक्का जमा हुआ है उसको बढ़ने नहीं देते हैं,
और इस तरह से ये धीरे धीरे नियंत्रण में आती है। तो पेशेंट को एडमिट करने के बाद पेशेंट को इंजेक्शन हिपैरिन, इनोक्सापैरिन, फंडोपेरिनॉक्स, इसमें से जो है इंजेक्टेबल ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। ये 5 या 7 दिन तक दिए जाते हैं पेशेंट की कंडीशन देख के। और अगर पेशेंट की पैरों की सूजन कम हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है प्रॉब्लम, तो पेशेंट को इसके बाद ओरल ब्लड थिनर्स पे जो है शिफ्ट किया जाता है। तो मुंह से देने वाली, खून को पतला करने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें दी जाती है डैबिगैट्रॉन, वारफरिन, एसिट्रॉम। पहले दोस्तों हम वारफरिन या एसिट्रॉम देते थे। इसमें दिक्कत ये रहती है कि ये जो ब्लड को पतला करती है, लेकिन जो है ब्लड को पतला करने की इसकी टेंडेंसी एकदम फिक्स नहीं रहती है। मतलब खाने में अगर ज़्यादा हरी सब्जियाँ है तो ब्लड जो है पतला होने का परसेंटेज जो है कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो पेशेंट वारफरिन लेते हैं या एसिट्रॉम लेते हैं उनका रेगुलरली 2 महीने में जो है INR करना पड़ता है, या INR जो है 2.5 से 3.5 के बीच में रहना चाहिए, या 2 से 3 के बीच में रहना चाहिए। वो पेशेंट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कितना INR मेंटेन करना है। और ये जो INR है कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अभी जो न्यूअर एंटीकोआगुलेंट्स आए हैं उसमें से डैबिगैट्रॉन है। अगर डैबिगैट्रॉन का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है कम हो जाती है, और जो मंथली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है INR की, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो और नई मेडिसिन आई है उसमें है एपिक्साबैन, रिहोरेक्सोबैन, इसके अलावा एंडोक्सान, इनका भी इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। तो अभी जो नई दवाएं हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन जो है ब्लीडिंग वो कम हो जाते हैं और पेशेंट की रिकवरी अच्छी देखी गई है। तो दोस्तों ये हो गया ब्लड थिनर्स ट्रीटमेंट। इसके अलावा पेशेंट को जो है पैर को ऊंचा किया जाता है, लिम्ब एलिवेट किया जाता है। पेशेंट को स्टॉकिंग्स पहनने को देते हैं। ये जो कॉम्प्रेसिव स्टॉकिंग्स पहनने से क्या होता है कि जो पैरों में खून जमा होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि पैरों में अगर खून जमा हो जाता है तो उसमें क्लॉट बन सकता है। तो स्टॉकिंग पहनाने से क्या होगा कि जो पैर में जो खून जमा नहीं होगा तो क्लॉटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। मतलब थ्रोम्बोलाइटिक जो दवाइयाँ है, क्लॉट को तोड़ने वाली दवाइयाँ है, वो दी जाती है। उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, RTPA, ये हम 2 रूट से दे सकते हैं। एक इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं, और दूसरा रूट जो है जिस वेन में क्लॉट है डायरेक्ट उसमें पंचर लेके इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, और उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज या RTPA डाला जाता है और उससे क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये पेशेंट को कितने परसेंटेज प्रॉब्लम है, कितनी वेंस में प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस दिक्कत है, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड किए जाते हैं। दोस्तों ये जो DVT की प्रॉब्लम है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो DVT के पेशेंट्स है उनको दवाइयाँ रेगुलर देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये जो ब्लड थिनर्स है कुछ पेशेंट्स में 3 महीने 6 महीने तक दिए जाते हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट में अनप्रोवोक्ड DVT है, मतलब कोई कारण नहीं मिला है, तो इसको ज़्यादा समय तक भी जो है ब्लड थिनर्स देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है ये मॉडिफाई करने की सलाह दी जाती है। लोगों को अगर सिटिंग्स जॉब है, ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, तो उन लोगों को 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा घूमने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो एंकल एक्सरसाइजेस है उसकी करने की सलाह दी जाती है। एक बार DVT हो जाने के बाद कम से कम 2 साल तक जो है स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे स्टॉकिंग्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा पैर ऊंचा रखने के लिए लिम्ब एलिवेशन पिलो इस्तेमाल करना है। मतलब सवेरे उठने के बाद, नहाने के बाद स्टॉकिंग पहननी है, और रात में सोते वक्त क्या करना है कि जो लिम्ब एलिवेशन है उसको करना है। इसके लिए एक अलग से पिलो आते हैं, उस स्पेसिफिक एंगल मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये पिलो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर वज़न ज़्यादा है पेशेंट का, तो वज़न की वजह से पैरों की जो वेंस है उसमें दबाव बढ़ता है और उसमें से भी क्लॉट तैयार हो सकता है। इसलिए वज़न कम करने की, नियंत्रण में रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ये DVT की दिक्कत ना हो, दोबारा ना हो, तो इसके वजह से अगर लंबी यात्रा में जाना है, फ्लाइट में जाना है, तो क्या करना चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार लंबे समय तक, तो घंटे 2 घंटे में आपको कार से नीचे उतरना है और 5-10 मिनट के लिए टहलना है। इससे क्या होगा कि जो वेंस है उसमें से ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और क्लॉट होने की समस्या नहीं रहेगी। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आप चल सकते हैं या थोड़ा बहुत वॉक ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एंकल जॉइंट है, टखना है, उसका फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ऐसी मूवमेंट्स कीजिए। तो इसकी वजह से जो पैरों का ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो जाएगा और स्टैग्नेशन जो है आपके पैरों में नहीं होगा। इसके अलावा डाइट में अच्छा डाइट लीजिए। दोस्तों ये जो DVT की दिक्कत है इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि ये क्लॉट पैरों से निकल के आपके लंग्स में जा सकता है और इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, तो लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं और जान जाने का भी खतरा बना रहता है।
तो अभी ब्लड थिनर जो लोग ले नहीं पाते हैं, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है या ब्लड थिनर्स लेने से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे लोगों में क्या करते हैं हम लोग कि जो आईवीसी है उसमें फ़िल्टर डालते हैं। ये जो आईवीसी फ़िल्टर है ये आपके एब्डोमेन में जो बड़ी वेन रहती है उसके अंदर डाला जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पैरों से अगर कोई क्लॉट निकल के भी गया तो ये जो है आईवीसी फ़िल्टर में अटक जाएगा। इसकी वजह से ये ऊपर आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये आईवीसी फ़िल्टर भी सलाह देते हैं। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखना है कि पैरों में अगर सूजन आती है, दर्द होता है और लग रहा है कि डीवीटी की दिक्कत हो सकती है, तो पैरों की मसाज नहीं करनी है। कुछ लोग घर में पैरों की मसाज करते हैं और मसाज से क्या होता है कि वेन में अगर कोई क्लॉट बना है तो वहाँ से छूट के निकल के लंग्स में जाने का खतरा रहता है। तो पैरों की मसाज बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों ये जो डीवीटी की समस्या है मेनली इसलिए होती है कि ज़्यादा लोग इनएक्टिव रह रहे हैं आजकल, मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा करते नहीं है, चलते नहीं रहे, दिन भर घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं, इसलिए ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता है पैरों में, हाथों में, और ख़ास करके पैरों में जो है वेंस में क्लॉट जमा हो जाता है और इसकी वजह से डीवीटी की समस्या होती है। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना है, घंटे 2 घंटे में ब्रेक लेके 5-10 मिनट चलना है। इसकी वजह से आपके पैरों का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और ये डीवीटी होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। दिन में आपको लगभग 2.5 से 3.5 लीटर तक पानी पीना है। पानी अगर अच्छी मात्रा में पीते हैं तो ब्लड क्लॉट कम होने की समस्या रहती है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है शरीर में तो ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट अच्छा लेना है, और कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।